हिंदी साहित्य में आज सुनिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार से सम्मानित लेखिका डॉक्टर गीता शर्मा की लिखी हुई कहानी फलों की टोकरी। गीता शर्मा जी अंग्रेजी साहित्य की प्राध्यापक हैं और हिंदी साहित्य लेखन में सक्रिय हैं। डॉक्टर गीता शर्मा जी ने विकलांगता केंद्रित साहित्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रस्तुत है कहानी फलों की टोकरी, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अपने मायके गए हुए मुझे बरसों हो गए हैं और उस दिन के बाद से तो मेरा मन भी नहीं होता कि मैं वहाँ जाऊँ। कई बार तो विश्वास भी नहीं होता कि मेरी मम्मी ने मुझसे वो बात कही थी। उनकी बातों की किरचें मुझे अभी तक चुभती हैं। कई बार लगता है कि वैसा सोच भी कैसे पाई, या अपनी खुद की बेटी के प्यार में वो इतनी अंधी हो गई कि उन्होंने बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि ये सब सुनकर मेरे मन पर क्या बीतेगी। हालांकि वे कई बार अपनी उस बात के लिए अफसोस जता चुकी हैं कि वे मिसेस खन्ना के बहकावे में आकर ऐसी मूर्खता कर बैठी। वे क्षमा याचना कर मुझसे वो सब भूल जाने की उम्मीद में रहती हैं। फिर भी मैं चाह कर भी उन्हें माफ़ नहीं कर पाती। वे हर बार घर आने का आग्रह करती हैं, पर मेरे पास इसे ठुकराने का कोई न कोई बहाना रहता है। जब मेरी जिद और बहानों से थक जाती हैं तो खुद ही आ जाती हैं हम लोगों से मिलने। इस बार जब उनके आने के बारे में पता चला तो अविनाश भी मुझसे सामान्य रहने की जिद करने लगे। वे पहले भी कई बार मुझे समझा चुके हैं। सामान्य ही तो रहती हूँ, और क्या अपेक्षा करते हैं आप मुझसे? फिर भी इतना रूखापन ठीक नहीं है। क्या उनके साथ कोई बेअदबी करती हूँ? उनका ध्यान भी अच्छे से तो रखती हूँ। इतनी कठोरता ठीक नहीं है सुनिधि। तुम्हारी माँ है वो। अरे हर कोई नहीं समझ पाता ये सब। तुम नाहक की इस बात की गांठ लगा कर बैठ गई हो। छोड़ो भी, उन बातों को भुला देना चाहिए जो दुख देती हैं, नहीं तो दर्द की अवधि कभी समाप्त नहीं होती है। वे माँ हैं, बच्चों के लिए माँ कभी कभी स्वार्थी हो जाती है। स्वार्थी या अंधी? मैंने तुनक कर पूछा। क्या यही वो अपनी बेटी के साथ कर सकती थीं जो वो मुझसे चाहती थीं? वे ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, इतना घिनौना? कहते हुए मेरा मुंह तक कसैला हो उठा। तुम कर सकते हो तो कर दो उन्हें माफ़, पर मैं मन से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वे आएँ, उनका स्वागत है, पर वे जिस उम्मीद से आती हैं, मुझे मालूम है कि उनका अपराध बोध ही उन्हें यहाँ लेकर आता है बार बार। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम कुछ ज़्यादा ही निर्मम हो जाती हो। क्या ऐसा करके तुम खुद को पीड़ा नहीं देती? मैंने देखा है परेशानी में उनकी याद में बिलखते हुए तुम्हें कई बार। फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कितना प्यार करती हैं वो महुआ से। सब जानती हूँ। ठीक है, जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती तो फिर ये वार्तालाप निरर्थक ही है। कहते हुए अविनाश बाहर निकल गए और मेरे मन से टीस के साथ उस दिन की बातें और उनसे उपजा दर्द भी निकल आए। महुआ को लेकर पहली बार घर गई थी मैं। साल भर की थी महुआ और इस बार हमने उसका जन्मदिन सबके साथ मनाने का प्लान किया था। आयोजन बृहद स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू हो गई। मैंने भी अपनी सहेलियों को ज़रूर आने के आग्रह के साथ निमंत्रण भेज दिया, और तो और धरती अम्मा को भी। शादी के इतने वर्षों के बाद भगवान ने मौका दिया है। मेरी सहेलियों के बच्चे तो स्कूल जाने लगे, तब महुआ रानी ने हमारी गोद में किलकारी भरी है। तो क्या हुआ? खुशी की कोई दहलीज नहीं होती। वो जब भी मिले उसे हुलस कर बाहों में भर लेना चाहिए। कई लोग जो हमारे निर्णय को शंका भरी निगाहों से देखते, वे भी हमारी आंखों की चमक देखकर चुप रह जाते। मैं अपनी सहेलियों से मिलने को आतुर थी, पर जब धरती अम्मा आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई वर्षों के बाद देखा है उन्हें, वे अब और कमज़ोर हो गई हैं। मैं उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले आई महुआ के पास। महुआ को देखकर खूब आशीष देते हुए दुलारने लगी। उनके हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया है और गुड़िया के हाथ में टोकरी। वे गुड़िया महुआ को देते हुए बोली, ये लो लाड़ो अपने फूलों की टोकरी। फूलों से खिलती रहो हमेशा। अम्मा, मीठी को क्यों नहीं लाए आप अपने साथ? मैंने पूछा तो बोली, अरे आज उसका भी जन्मदिन है ना, तो उसकी सहेली आई है, उसी के पास छोड़कर आई हूँ, बस जल्दी निकलूँगी। अरे धरती अम्मा, ये कहाँ मिल गई तुम्हें? उन्हें देखकर मेरी सहेलियाँ भी हैरान रह गईं। वहीं जहाँ हमेशा मिलती थी, स्कूल के पास। धरती अम्मा ने तो जैसे एक ही झटके में हम सबको हमारे अतीत में पहुँचा दिया। इतने सालों बाद हम सब मिले थे तो हंसी ठहाके गूंज रहे थे, और साथ में गूंज उठी हमारे बचपन की गलियाँ और उनमें बिताए पल। धरती अम्मा के ठेले पर मिलने वाली खट्टी मीठी इमली और बेर सी यादों के चटकारे ले रहे थे, और धरती अम्मा भी अपनी पोपली हंसी से हमारा साथ दे रही थीं।
वो भी अपने पलों को जी लेना चाहती थी शायद। अब चलूँगी मैं बिटिया, तुम सब यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो। अपने स्नेह और आशीष की टोकरी लुटा कर वे लौट गईं। मैंने भी उन्हें मीठी के लिए उपहार देते हुए कहा, अम्मा मैं आऊँगी मीठी से मिलने। सच में कितना अच्छा दिन रहा। इतनी दौड़ धूप और व्यस्तताओं के बाद भी कोई थकान नहीं, बल्कि मन बहुत हल्का हल्का लग रहा था। अगले दिन मम्मी की कुछ समाज सेवा करने वाली सहेलियां आ धमकीं, सॉरी हम लोग कल की पार्टी में नहीं आ पाए। अरे आपको तो पता है कि कल अनाथालय में एक कार्यक्रम था, बड़े बड़े लोग आए थे तो देर हो गई थी। मिसेस खन्ना को तो सम्मानित भी किया गया, भाई इस बार की पार्टी यही देंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मिसेस खन्ना ने गूंजते ठहाकों के बीच हामी भरते हुए कहा। सुनिधि अपनी बेटी से तो मिलवाओ। माँ ने मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, देखो यदि महुआ जग गई हो तो ले आओ बेटा। जी देखती हूँ, कहकर मैं अंदर चली आई। महुआ पलंग पर हाथ पैर चला रही थी। मैंने उसे तैयार किया और ड्राइंग रूम में ले आई। बड़ी प्यारी है तुम्हारी बेटी। जी थैंक यू आंटी। अरे साल भर की हो गई, बैठ नहीं पाती अभी तक? नहीं। ओह तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? जी कुछ नहीं, मैंने बात को टालना चाहा। कुछ विशेष समस्या है? अरे यार बड़ी उम्र में हुए बच्चे ऐसे हो जाते हैं। ये मुखर्जी आंटी की आवाज़ थी। इसका फेस देखो, बिल्कुल चांद सा गोल, डाउन सिंड्रोम है। उफ यार, बच्चे ना हो तो एक दुख, और यदि ऐसे हो जाएं तो हजारों दुख। ये सामूहिक कौतूहल और संवाद मुझे असहज कर रहे थे। उन सब की संवेदनहीन बातें सुनकर मेरा तो पारा चढ़ गया। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? महुआ जैसी भी है बहुत अच्छी है। अब क्या किया जा सकता है, भगवान की जैसी मर्जी। अपने प्रारब्ध तो भोगने पड़ते हैं। हाँ उसके और तुम्हारे प्रारब्ध होंगे कुछ, तभी ना ये सब भुगत रही है। वे सब खाने से ज़्यादा इसके चटकारे लेकर बात करने लगी तो गुस्से में मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई। मैं ऐसा नहीं मानती, कहते हुए मैंने महुआ को गोद में उठाया और अंदर आ गई। उनकी बातों से पीड़ा से अधिक अफसोस हो रहा था। रोते रोते मैं सोच रही थी कि किस तरह के होते हैं ये लोग जो इस तरह की बातें कितनी सहजता से कर लेते हैं। संवेदनहीन और पूरी तरह से खोखले। ये लोग क्या समाज सेवा करते होंगे। सुनिधि, सुनिधि कहाँ हो? अविनाश की आवाज़ ने मेरी इस अतीत यात्रा को विराम लगा दिया। अरे कहाँ खोई हो, तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है, उठाती क्यों नहीं हो? ओह उठाती हूँ। देखा तो सुमित का फ़ोन था। हेलो दी, क्या हाल, बड़े दिनों बाद याद आई, कैसे हो? दी आज मम्मी को। रुंधे गले से निकल रही सुमित की आवाज़ ने मेरी हृदय गति को तेज कर दिया। मम्मी को क्या? मम्मी हॉस्पिटल में हैं, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, अभी तक होश नहीं आया है दीदी। आप आ जाओ, आओगी ना? हाँ हाँ ज़रूर, हम लोग बस अभी निकलते हैं, तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी को कुछ नहीं होगा। कहने को तो कह दिया, पर मैं खुद भी अपने पर काबू नहीं रख पा रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सुमित के फ़ोन के बाद मेरी सारी नाराज़गी एक ही पल में आंसुओं के साथ ही बह गई, और संयोग से अविनाश भी आज घर पर ही थे तो हम तुरंत घर के लिए चल पड़े। लंबा रास्ता था या फिर मम्मी से मिलने का इंतज़ार, पता नहीं, पर समय था कि कांटे नहीं कट रहा था। अविनाश मुझे दिलासा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और मैं थी कि बस रोई जा रही थी। मैं जल्दी से जल्दी मम्मी को देख लेना चाहती हूँ तो घर जाने के बजाय सीधे हॉस्पिटल ही पहुँच गई। मम्मी आईसीयू में हैं और उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, उन्हें सिर्फ शीशे से ही देख पा रही हूँ। इतनी दूर से आंसुओं से भरी हुई आंखों से उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाली मेरी माँ लाचार लेटी थी। ब्रेन हेमरेज के बाद मम्मी अभी भी कोमा में ही हैं। डॉक्टर ने अगले 2 दिनों तक बहुत खतरे की बात कही है। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और सब लोग हाथ जोड़कर उनकी सलामती के लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं। पापा तो मुझे देखते ही मुझसे बच्चे की तरह लिपट कर रोने लगे और मेरी तो हिचकियाँ ही बंद नहीं हो रही हैं। तभी अंकल ने आकर हमें संभाला और अविनाश को लेकर घर जाने का आग्रह करने लगे। जिद मत करो बेटा, अभी घर चली जाओ। महुआ परेशान हो रही है बेटा। लंबा सफ़र तय करके आए हो, थक गए होगे, अभी हम लोग हैं, थोड़ी देर बाद आ जाना। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अविनाश भी मुझे चलने के लिए कहने लगे, पर मैं जब टस से मस नहीं हुई तो वे अकेले ही महुआ को लेकर चले गए। मैं वहीं बेंच पर बैठे बैठे पुरानी यादों में खो गई। पिछली बार जो कुछ हुआ, एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। उस दिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद मेरे पास आकर बैठ गई। महुआ को लेकर वो बहुत अधिक परेशान थी। तू कैसे संभालेगी इसकी जिम्मेदारी? मतलब?
अरे बेटा, तुझे इस सब की आदत भी तो नहीं है। तूने तो कभी एक चम्मच भी नहीं सरकाई इस घर में, फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। मम्मी, सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। जब जिम्मेदारी आती है तो उसे उठाने की समझ भी आ जाती है। कहाँ पता था कि तेरे जीवन में ये सब भी होना है। किसी को भी कहाँ पता होता है मम्मी। पर जीवन में कई घटनाएं यूं ही घटित होती रहती हैं और कई बार हमें उनके होने के कारण भी समझ नहीं आते। पर कोई भी घटना बेवजह नहीं होती। दरअसल वो हमें हमारे भविष्य की पूर्व सूचना दे रही होती हैं, पर हम अक्सर ही उनसे अनभिज्ञ ही रहते हैं, तब तक जब तक कि वे ठीक हमारे सामने उपस्थित नहीं हो जाती। मम्मी, आपको याद है कल एक अम्मा आई थी और वो महुआ के लिए गुड़िया भी लाई थी। पता है मम्मी वो कौन थी? नहीं, कौन थी? हमारे स्कूल के पास फलों का ठेला लगाने वाली धरती अम्मा। मैंने कहा, धरती अम्मा? कौन? वो इतनी बूढ़ी तो नहीं थी, पर सब उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। हाँ मम्मी, उनके ठेले पर हमेशा ही ताज़े और मीठे फल होते थे, और साथ ही होती थी उनकी बेटी मीठी। मतलब? मम्मी, धरती अम्मा की बेटी दिव्यांग थी। चल बोल नहीं पाती थी, पर हमेशा सजी सवरी मुस्कुराती हुई चमकीली आंखों वाली मीठी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सबसे सुंदर बात कि इतनी परेशानी में भी वो दोनों खुश रहती। पता नहीं क्यों मुझे मीठी से बहुत लगाव हो गया था। मैंने न जाने कितनी गुड़ियाँ उसे दी होंगी, कितनी कॉपी, पेन, पेंसिल, रंग। मुझे जब भी लगता उनकी मदद करने की कोशिश करती, यहाँ तक कि अपनी पॉकेट मनी भी उन्हें यह कहकर दे देती कि अम्मा, रास्ते में मिले कोई आए मांगने तो दे देना। मैं उन्हें हमेशा देखती जब भी वो अपनी बेटी को अपनी पीठ पर लेकर आती। मुझे बहुत आश्चर्य भी होता था। मैं पूछती, अम्मा, आपको कितनी परेशानी होती है, आपसे यहाँ लेकर क्यों आती हैं? तो वे हंसकर जवाब देती, नहीं बेटा, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। ये तो मेरी फलों की टोकरी है, मेरे कर्मों के फल। कर्मों के फल मतलब अम्मा? बेटा, जैसे मैंने फल बेचने का काम चुना है, वैसे ही भगवान ने इसके लिए मुझे चुना है। भगवान चुनते हैं तो फिर शिकायत कैसी? इसलिए मैं रोज़ मंदिर में फल चढ़ाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मुझे ये फलों की टोकरी दी है तो इसका अच्छी तरह से लालन पालन करने का धीरज भी देना। आपको कितने दुख हैं अम्मा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं भगवान के निकट हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे चुना है एक विशेष प्रयोजन के लिए। फिर कुछ देर रुककर बोली, पता है बेटा, सुख हमारे शरीर के जेवर होते हैं, जबकि दुख हमारी आत्मा के आभूषण। सुख हमारी देह को छूते हैं, जबकि दुख आत्मा को। दुख हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, इसलिए दुखी व्यक्ति ईश्वर के अधिक निकट और प्रिय होते हैं। फिर भी अम्मा, आप कैसे करती हो ये सब? बेटा, ये सब किस्मत के खेल हैं। किसी के हिस्से फूलों की टोकरी आती है तो किसी के हिस्से फलों की। ईश्वर को अपनी सेवा जिस रूप में जिससे करवानी होती है, वो उसे वैसी ही टोकरी थमा देते हैं। तो किसी के हिस्से श्रृंगार आता है तो किसी को उनकी देखभाल करने का, पालन करने का काम देते हैं। सब काम बस राम का काम। जो भी जिम्मेदारी सौंपी है ईश्वर ने, मैं तो बस वही कर रही हूँ, प्रभु सेवा। समझी बिटिया? कह करो हंस पड़ी। तब तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था मम्मी, पर अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है जैसे प्रभु ने मेरे हिस्से में भी फलों की टोकरी ही दी है, मुझे चुना है महुआ के लिए। ये सब किताबी बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वास्तविकता के धरातल पर सामना करना पड़ता है तो ये ज्ञान काम नहीं आता। तू दिल से नहीं, दिमाग से सोच बेटा, प्रैक्टिकल बन। सामान्य होती तो कोई बात नहीं थी बेटा, पर ये तो सामान्य भी नहीं है। हाँ मम्मी, सामान्य नहीं, विशेष है। तो अरे, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। ऐसे बच्चों के माता पिता को भी कितना संघर्ष करना पड़ता है, तुझे तो अंदाजा भी नहीं है। कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती, पूरी ज़िंदगी खप जाती है ऐसे बच्चे संभालते संभालते। मम्मी, आपकी ज़िंदगी नहीं खपी मुझे और भाई को पालने में? वो बात नहीं है बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही, या फिर समझना ही नहीं चाहती? क्या समझूं मम्मी? हर माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है, हर किसी के अपने अपने संघर्ष होते हैं और अपनी लड़ाई। हाँ, लेकिन फिर भी उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे सफल होंगे। पर यहाँ तो महुआ का तो भविष्य दिख रहा है ना बेटा, केवल और केवल अंधकार ही है। मम्मी, क्या बोल रही हैं आप? बेटा, ठीक ही तो कह रही हूँ, तू कहे तो। मैं कहूँ तो क्या मम्मी? महुआ को अनाथालय में छोड़ आए? क्या कहा आपने अभी? अपने कानों पर अविश्वास करते हुए मैंने पूछा। मेरा मतलब है कि हम इसका पूरा खर्च उठाएंगे और कोई भी तैयार हो जाएगा। चाहे जितना पैसा देना पड़े दे देंगे, इस मुसीबत से तो पीछा छूट जाएगा तुम्हारा।
मम्मी बोले जा रही थी और मैं अस्थिर जड़ संज्ञा शून्य हो उन्हें सुन रही थी। मेरी धमनियों का रक्त प्रवाह थम चुका था। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ। मेरे मन में धरती अम्मा के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। वो इतनी गरीब और अशिक्षित होने के बाद भी अपनी दिव्यांग बेटी को इतने प्यार और जिम्मेदारी से पालती हैं, जबकि मेरी माँ मुझे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की सलाह दे रही हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। सच में ऐसी तो नहीं है मम्मी, वे ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और महुआ को गोद में उठाकर तुरंत घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा जैसे मेरी बेटी यहाँ एक क्षण के लिए भी सुरक्षित नहीं है। अविनाश ने बहुत पूछा कि अचानक ऐसा क्या हुआ, पर मैं तो रोए जा रही थी लगातार। क्या बताती उन्हें? अविनाश के बहुत पूछने पर जब मैंने उन्हें बताया तो वे भी अचंभित रह गए। हालांकि उन्होंने मुझे इतना कठोर कदम नहीं उठाने के लिए कहा, पर मैं तो जैसे तय कर चुकी थी कि अब मुझे अपने घर कभी नहीं जाना। पर आज अचानक इस तरह आना पड़ा। मम्मी को इस हाल में देखकर तो सब्र का बांध टूट गया। तभी जब नर्स ने आकर बताया कि मम्मी को होश आ गया है तो मैं बदहवास सी उनसे मिलने दौड़ पड़ी। मम्मी मम्मी, मैंने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुझे सामने देखकर रोने लगीं। अरे क्या हुआ मम्मी, आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने इशारे से पूछा, महुआ कहाँ है? घर पर है, अपने पापा के साथ। सुनकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। दिन प्रतिदिन उनकी हालत धीरे धीरे सुधर रही है, पर अभी भी ठीक से बोलने चलने की स्थिति में नहीं है, तो अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं। एक दिन घर लौटते हुए मैं अपने स्कूल के सामने वाली सड़क पर थी। अचानक धरती अम्मा की याद हो आई। पर यह क्या, स्कूल के सामने भारी भीड़ थी। जब उतर कर कारण जानना चाहा तो कोई बोल रहा था, अरे बहुत बिरला संयोग है, दोनों माँ बेटी एक ही दिन में चली गईं। सुनकर मेरी हृदय की धड़कन किसी अनहोनी की आशंका से बढ़ जाती है। भीड़ को चीरते हुए मैं आगे बढ़ी। सामने का दृश्य मेरी आशंका को सच कर रहा था। धरती अम्मा और मीठी दोनों ही वहीं ज़मीन पर पड़ी हुई थीं। मैंने अविनाश को फ़ोन करके तुरंत आने को कहा। अविनाश धरती अम्मा और मीठी से मेरा लगाव जानते थे। उन्होंने आकर मुझे संभाला और फिर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में लग गए। मैं दोनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करके लौट तो आई, पर मेरी स्मृतियों के परिदृश्य में अभी भी एक पुराना वाकया गूंज रहा था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। जब स्कूल से बाहर निकली तो सड़क के किनारे मिट्टी पर फिसल गई। धरती अम्मा ने देखा तो दौड़ती हुई आईं और अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ कर मेरे पैर से बहते खून को रोकने में जुट गईं। वे मुझे सहारा देकर उठाकर अपने ठेले के पास तक ले आईं। मेरी सहेलियां भी मेरी देखभाल कर रही थीं। कोई दौड़कर रुई ले आई तो कोई रुमाल से पोंछ रही थी। धरती अम्मा ने तो बारिश से बचाने के लिए मीठी के फटा छाता तक लाकर मुझे ढक दिया और पापा के आने तक मुझे संभालती रहीं। ठीक होने के बाद जब स्कूल गई तो मैं मीठी के लिए एक छाता लेकर गई। छाता हाथ में लेकर अम्मा रोने लगी और मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देकर बोली, तुम्हारी इस बात से हमें एक कहानी याद हुई आई। चलो आज तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाते हैं बिटिया। एक जंगल में रहने वाले दो मित्रों की कहानी है। एक था मिट्टी का ढेला और दूसरा था एक पत्ता, जो बिल्कुल एक जैसे नहीं थे पर थे पक्के दोस्त। मिट्टी का ढेला जब भी ऊपर देखता उसे हरे भरे गाने गाते पत्ते दिखाई देते तो वो सोचता, कितना अच्छा है ना इनका जीवन, ऊपर रहते हैं और हवा में झूलते हैं। वो उन्हें खुश देखकर खुश होता। वो अक्सर उन्हें देखता रहता और अपने ज़मीन पर पड़े होने पर दुखी रहता। फिर एक दिन तेज हवा चली और एक पत्ता पेड़ से टूटकर नीचे ज़मीन पर आ गिरा। हवा उसे इधर उधर थपेड़े मार रही थी। वो जान गया था कि उसका अंत निकट है। ये तेज हवा उसे न जाने कहाँ उड़ा ले जाएगी। तभी उसे धीमी आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त पत्ते, मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। पत्ते ने हैरानी से अपने आसपास देखा तो वही मिट्टी का ढेला उससे बात कर रहा था। पत्ता उससे लिपट गया और उसने अपनी पूरी ताकत से पत्ते को हवा के साथ उड़ जाने से बचा लिया। एक दूसरे का मित्र बनकर दोनों बहुत खुश थे। फिर एक दिन हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई तो मिट्टी का ढेला डरने लगा, क्योंकि तेज बारिश का पानी उसे गला देगा। उसने भारी मन से पत्ते को अलविदा कहना चाहा तो पत्ते ने कहा, डरो नहीं, आओ मैं तुम्हें ढक लेता हूँ, पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और पत्ते ने ढेले को पूरी तरह ढक लिया। बारिश होती रही पर वो दोनों एक दूसरे को थामे रहे। इस तरह दोनों ने मिलकर संकट का सामना किया।
लेकिन एक दिन जब पत्ता अकेला था, आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। वो डरकर इधर उधर देखने लगा, पर तेज हवा उसे अपने साथ न जाने कहाँ उड़ा ले गई। और तभी बरसते पानी ने मिट्टी का ढेले को छुआ और देखते देखते मिट्टी का ढेला गलकर मिट्टी में मिल गया। एक दूसरे से अलग होते ही दोनों बिछड़ गए, हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनों के साथ ही सुरक्षित रहते हैं। ये कहानी धरती अम्मा ने क्यों सुनाई थी, ये आज समझ में आया। मुझे महुआ के लिए पत्ती और मम्मी के लिए ढेला बनना है। सच में कई कहानियों में हमारे जीवन का रहस्य छिपा होता है। हमें तब पता नहीं होता जब हम उसे सुनते या पढ़ते हैं, बल्कि तब समझ में आता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता शर्मा की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, फलों की टोकरी। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।